दोस्तों, हमारे पृथ्वी पर जितने रेत के दाने मौजूद हैं उससे भी ज्यादा हमारे इस विशाल ब्रह्मांड में तारे मौजूद हैं, जिसे गिनने में मात्र ही हमें अरबों सालों का समय लग जाएगा। पर हमारे ब्रह्मांड में मौजूद सभी तारे एक समान नहीं हैं। इनमें से कुछ तारे हमारे सूरज के समान मेन सीक्वेंस स्टार हैं, जैसे कि ब्लू स्टार्स, येलो ड्वार्फ, ऑरेंज ड्वार्फ और रेड ड्वार्फ। तो कुछ बेहद ही विशाल सुपर जायंट स्टार हैं, जैसे कि ब्लू जायंट, ब्लू सुपर जायंट, रेड जायंट और रेड सुपर जायंट। ये सभी तारे अपनी मृत्यु के बाद व्हाइट ड्वार्फ, न्यूट्रॉन स्टार, ब्लैक ड्वार्फ और ब्लैक होल का रूप ले लेते हैं। वहीं कुछ तारे ब्राउन ड्वार्फ होते हैं, जो कि तारे जितने बड़े होते हैं पर कुछ कारणवश तारे नहीं बन पाते। उन्हें फेल्ड स्टार कहा जाता है। इन सभी तारों में सबसे खास तारे होते हैं रेड ड्वार्फ स्टार, जो कि हमारे ब्रह्मांड में मौजूद सभी तारों में सबसे ज़्यादा हैं। यहाँ तक कि हमारे सौरमंडल के सबसे नज़दीक में मौजूद स्टार प्रोक्सिमा सेंचुरी और जीवन की सबसे ज़्यादा संभावनाओं से भरा हुआ ट्रैपिस्ट-1 स्टार भी एक रेड ड्वार्फ स्टार है। ये तारे बेहद ही खास होते हैं, जिनके आसपास मौजूद ग्रहों पर जीवन के पनपने की सबसे ज़्यादा संभावनाएं मौजूद होती हैं। साथ ही इन्हें हमारे ब्रह्मांड का अश्वत्थामा भी कहा जाता है, जो कि कई हजार बिलियन सालों तक नहीं मरते। और भी कई ऐसी बातें हैं जो इन तारों को सबसे अलग और ख़ास बनाती हैं, जिनके बारे में आज इस वीडियो में जानेंगे। क्या होते हैं रेड ड्वार्फ तारे? दोस्तों, रेड ड्वार्फ स्टार का जन्म दूसरे मेन सीक्वेंस स्टार की तरह ही होता है। सबसे पहले गैस और डस्ट के विशाल बादल ग्रेविटी के चलते एक दूसरे के पास आने लगते हैं और धीरे धीरे घूमना शुरू कर देते हैं। सारा मैटर धीरे धीरे सेंटर में इकट्ठा होने लगता है, जिससे यहाँ का टेम्परेचर बेहद ही तेज गति से बढ़ने लगता है। और जब इसके कोर का टेम्परेचर एक खास क्रिटिकल टेम्परेचर के पार चला जाता है, तब उसमें फ्यूजन शुरू हो जाता है। इस दौरान इसकी कोर का बेहद ही हाई टेम्परेचर वहां मौजूद हाइड्रोजन को हीलियम में फ्यूज करना शुरू कर देता है, जिस दौरान बेहद ही बड़ी मात्रा में एनर्जी निकलती है। हमारे ब्रह्मांड में मौजूद सभी तारे इसी तरह एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं, पर रेड ड्वार्फ स्टार हमारे ब्रह्मांड में पाए जाने वाले सबसे छोटे तारों में गिने जाते हैं। इनका मास हमारे सूरज के मास का मात्र 8% से लेकर 50% तक ही होता है। कम साइज के चलते ये बेहद ही कम एनर्जी प्रोड्यूस कर पाते हैं। इनके सरफेस का एवरेज तापमान करीब 3500 डिग्री सेल्सियस होता है, वही हमारे सूरज का एवरेज तापमान करीब 5500 डिग्री सेल्सियस है। कितनी होती है इन तारों की आयु? कम तापमान और छोटे साइज की वजह से ये काफ़ी डिम होते हैं और इन्हें ढूंढना काफ़ी मुश्किल होता है। रेड ड्वार्फ स्टार बेहद ही धीरे धीरे अपने कोर में मौजूद हाइड्रोजन को फ्यूज करते हैं, जिसकी वजह से इनकी उम्र दूसरे तारों से कहीं ज़्यादा होती है। जब ये अपने कोर में मौजूद सारा फ्यूल खत्म कर देते हैं, तब इनका आउटर लेयर खत्म हो जाता है। बस इनका कवर बचता है, जिन्हें व्हाइट ड्वार्फ के नाम से जाना जाता है। ये व्हाइट ड्वार्फ और कई बिलियन सालों तक अपने अंदर मौजूद हीट की वजह से जिंदा रहते हैं, पर धीरे धीरे उनकी यह हीट भी खत्म हो जाती है और ये ब्लैक ड्वार्फ का रूप ले लेते हैं, जो कि इनका इनएक्टिव कोर है। जहां हमारे सूरज जैसे तारों की उम्र मात्र 10 से 12 बिलियन साल होती है, वही इन रेड ड्वार्फ स्टार की उम्र 1000 बिलियन सालों से लेकर करीब 10,000 बिलियन सालों तक हो सकती है। अगर इसकी तुलना हमारे ब्रह्मांड की उम्र 13.8 बिलियन सालों से की जाए तो यह काफ़ी ज़्यादा है। यानी हमारे ब्रह्मांड के जन्म से लेकर अब तक किसी भी रेड ड्वार्फ स्टार ने अभी तक अपनी उम्र का 1% भी पार नहीं किया है, जिससे आप यह अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये रेड ड्वार्फ स्टार कितने लंबे समय तक जिंदा रह सकते हैं। आने वाले भविष्य में ये तारे सबसे ज़्यादा समय तक अपने ऑर्बिट में मौजूद प्लैनेट्स को और इस विशाल ब्रह्मांड को अपनी रोशनी से जगमग करते रहेंगे। इन तारों की मृत्यु सबसे आखिर में होगी, जब हमारे ब्रह्मांड में मौजूद आखिरी तारे का अंत होगा। ये पूरा ब्रह्मांड अंधकार के युग में चला जाएगा, जहाँ केवल ब्लैक होल्स ही बचे हुए होंगे। इन तारों की ऑर्बिट में मौजूद ग्रहों पर पनप सकता है जीवन। शुरुआती अध्ययन के दौरान वैज्ञानिकों ने इन रेड ड्वार्फ स्टार को इनके बेहद ही कम तापमान और रोशनी के कारण ब्राउन ड्वार्फ समझ लिया था, क्योंकि ये तारे साइज और मास में किसी ब्राउन ड्वार्फ स्टार की तरह ही दिखाई देते हैं, जिसकी वजह से इन्हें एक दूसरे से अलग कर पाना काफ़ी मुश्किल होता है। ब्राउन ड्वार्फ स्टार काफ़ी ठंडे और डिम होते हैं, जिनका निर्माण रेड ड्वार्फ स्टार की ही तरह होता है, पर इनके कोर का तापमान कभी भी उस क्रिटिकल टेम्परेचर तक नहीं पहुंच पाता जहां इनके अंदर फ्यूजन शुरू हो पाए, जिसकी वजह से इन्हें फेल्ड स्टार भी कहा जाता है।
जो कि तारे जैसे तो होते हैं पर असल में तारे नहीं होते। रेड ड्वार्फ स्टार की उम्र काफ़ी ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से इन्हें ऑर्बिट में मौजूद प्लैनेट लाइफ को इवॉल्व होने के लिए काफ़ी ज़्यादा समय मिल जाता है। ये तारे कई बिलियन सालों तक एक समान रह सकते हैं, जिसकी वजह से इनके इर्द गिर्द मौजूद प्लैनेट्स को इवॉल्व होने के लिए एक काफ़ी लंबा समय मिल जाता है। अनुमान के लिए मैं आपको बता दूं, हमारे पृथ्वी पर जीवन को पनपने के लिए करीब 1 बिलियन सालों का समय लगा था। यानी इन 1 बिलियन सालों के दौरान हमारे पृथ्वी पर जीवन के पनपने के लिए स्थिति बिल्कुल ठीक थी। वही इन रेड ड्वार्फ स्टार के इर्द गिर्द मौजूद ग्रहों पर जीवन के पनपने के लिए कई सैकड़ों बिलियन सालों का समय मिल जाता है, जो कि काफ़ी लंबा समय होता है। ऐसे में इतने लंबे समय में इन ग्रहों पर कठिन से कठिन माहौल में भी कई तरह के कॉम्प्लेक्स लाइफ इवॉल्व हो सकते हैं। कैसे होता है इन तारों का हैबिटेट जोन? पर ये तारे काफ़ी ठंडे होते हैं, जो कि कम मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न करते हैं, जिसकी वजह से इनका हैबिटेट जोन इनके काफ़ी पास होता है। एक अनुमान के मुताबिक इनका एवरेज हैबिटेट जोन हमारे सूरज की अपेक्षा करीब 25 गुना पास हो सकता है, जिसकी वजह से इनके हैबिटेट जोन में मौजूद प्लैनेट्स इनसे काफ़ी पास होते हैं। ऐसे में काफ़ी संभावना है कि इनके हैबिटेट जोन में मौजूद ये प्लैनेट अपने तारे से टाइडली लॉक हो सकते हैं। यानी कि इन प्लैनेट का एक साइड हमेशा अपने तारे की ओर रहता है, जहां हमेशा रोशनी रहती है, और दूसरा साइड अपने तारे की दूसरी तरफ होता है, हमेशा अंधेरा रहता है। इन प्लैनेट्स के एक तरफ तापमान जीवन के पनपने के लिए काफ़ी ज़्यादा होता है, जहां लिक्विड वाटर गैस बनकर उड़ जाता है, तो वहीं दूसरी तरफ तापमान जीवन के पनपने के लिए काफ़ी ठंडा होता है, जहां लिक्विड वाटर सॉलिड के रूप में जम जाता है। क्या इन तारों के इर्द गिर्द जीवन पनप सकता है? साथ ही कई सालों तक किए गए अध्ययन के दौरान देखा गया है कि ये रेड ड्वार्फ स्टार बेहद ही खतरनाक सोलर फ्लेयर्स रेडिएशन इमिट करते हैं, जो कि इनके प्लैनेट में मौजूद किसी भी प्रकार के लाइफ फॉर्म को एक झटके में खत्म करने की ताकत रखता है। ऐसे में काफ़ी कम संभावना है कि इन तारों के इर्द गिर्द मौजूद ग्रहों पर किसी प्रकार का जीवन मौजूद हो सकता है। पर धरती पर वैज्ञानिकों को जीवन के सबूत बेहद ही गर्म वोल्केनो, बेहद ही ठंडे ग्लेशियर और यहाँ तक कि एम्प्टी स्पेस में भी मिले हैं। ऐसे में वैज्ञानिकों को उम्मीद है कि इन रेड ड्वार्फ स्टार के इर्द गिर्द मौजूद ग्रहों के खतरनाक माहौल में भी किसी प्रकार का जीवन पनप सकता है। कई सालों तक किए गए रिसर्च के दौरान वैज्ञानिकों को इन रेड ड्वार्फ स्टार के इर्द गिर्द चक्कर लगा रहे धरती जैसे रॉकी प्लैनेट का पता चला है। ये तारे काफ़ी कूल और डिम होते हैं, जिसकी वजह से इनके ऑर्बिट में मौजूद प्लैनेट्स अपने स्टार की तेज रोशनी की वजह से गुम नहीं होते और उन्हें ढूंढना और उनका अध्ययन करना काफ़ी आसान होता है। नासा के केपलर और टिस टेलीस्कोप ने लंबे समय तक इन तारों के ऑर्बिट में मौजूद प्लैनेट्स की खोज और उनका अध्ययन किया है, और इस दौरान उन्हें कुछ ऐसे स्टार सिस्टम का पता चला है जहां जीवन मौजूद हो सकता है। इनमें से कुछ स्टार सिस्टम के बारे में आगे इस वीडियो में हम देखेंगे। प्रोक्सिमा सेंचुरी तारा और उसका जीवन। हमारे धरती से सबसे नज़दीक में मौजूद स्टार सिस्टम अल्फा सेंचुरी है, जो कि हमसे करीब 4.2 लाइट ईयर्स की दूरी पर मौजूद है। इस स्टार सिस्टम में कुल मिलाकर 3 तारे मौजूद हैं, जिनमें से 2 तारे बाइनरी स्टार हैं, जो कि एक कॉमन ऑर्बिट में एक दूसरे का चक्कर लगाते हैं। वहीं इस स्टार सिस्टम का तीसरा स्टार प्रोक्सिमा सेंचुरी है, जो कि एक रेड ड्वार्फ स्टार है। यह मास में हमारे सूर्य का मात्र 12% ही है और हमारे सूर्य से केवल 0.1% ही चमकीला है। कई सालों तक किए गए खोज के बाद वैज्ञानिकों को इसके ऑर्बिट में मौजूद प्लैनेट प्रोक्सिमा सेंचुरी बी का पता चला है, जो कि पृथ्वी के आकार का रॉकी प्लैनेट हो सकता है। यह प्लैनेट अपने तारे के हैबिटेट जोन में मौजूद है, जहां लिक्विड वाटर लंबे समय तक अपने लिक्विड अवस्था में बना रह सकता है, जिसकी वजह से यहाँ किसी प्रकार के जीवन के होने के सबसे ज़्यादा संभावनाएं मौजूद हैं। पर प्रोक्सिमा सेंचुरी स्टार हमारे सूरज से काफ़ी छोटा है और कम चमकीला है, जिसकी वजह से इसका हैबिटेट जोन हमारे सूरज के हैबिटेट जोन से करीब 25 गुना पास है। प्रोक्सिमा सेंचुरी बी अपने तारे का चक्कर काफ़ी नज़दीकी से लगाता है और इसे अपने तारे का एक चक्कर पूरा करने में मात्र 11 दिनों का समय लगता है, जिसकी वजह से काफ़ी वैज्ञानिकों का मानना है कि यह अपने तारे से टाइडली लॉक भी हो सकता है। ऐसे में इस ग्रह पर किसी प्रकार के जीवन के होने की संभावना काफ़ी कम है। ट्रैपिस्ट 1 तारामंडल और उसका जीवन।
वहीं इसके बाद सबसे जाना पहचाना रेड ड्वार्फ स्टार ट्रैपिस्ट-1 सिस्टम है, जो कि हमसे करीब 39 लाइट ईयर्स दूर मौजूद है। इसका मास हमारे सूरज का मात्र 9% ही है और इसका आकार हमारे सूरज का केवल 12% है। कई सालों तक किए गए अध्ययन के दौरान वैज्ञानिकों को इस ड्वार्फ स्टार का चक्कर लगा रहे 7 ग्रहों का पता चला है। सबसे खास बात यह है कि ये सभी प्लैनेट हमारे पृथ्वी की तरह ही रॉकी प्लैनेट हैं, जिनका आकार हमारे पृथ्वी के बराबर या उनसे छोटा हो सकता है। पर इन सभी ग्रहों में से ट्रैपिस्ट-1 प्लैनेट अपने तारे के हैबिटेट जोन में मौजूद है, जहां वैज्ञानिकों को थिक और ऑक्सीजन रिच एटमॉस्फेयर के सबूत मिले हैं। ऐसे में काफ़ी संभावना है कि इस ग्रह पर हमारे धरती से ज़्यादा लिक्विड वाटर और शायद किसी प्रकार का जीवन भी मौजूद हो सकता है। इस स्टार सिस्टम में 2 और ऐसे ग्रह मौजूद हैं जो कि अपने तारे के हैबिटेट जोन के आसपास मौजूद हैं। ट्रैपिस्ट-1d प्लैनेट अपने तारे के हैबिटेट जोन के इनर एडिज में मौजूद है, तो वहीं ट्रैपिस्ट-1h प्लैनेट इसके आउटर जोन में मौजूद है। ऐसे में वैज्ञानिकों को उम्मीद है कि इन ग्रहों पर भी जीवन के लिए अनुकूल इन्वायरमेंट मौजूद हो सकता है। वैज्ञानिक इन स्टार सिस्टम पर काफ़ी करीबी से अध्ययन कर रहे हैं और आने वाले समय में वे और ऐसे स्टार सिस्टम की खोज कर सकते हैं जहां जीवन के पनपने की संभावनाएं मौजूद हैं।